जय जगन्नाथ। जो हमारे नन्हे अतिथि आए हैं, आप सब कोणार्क जाओगे, कुछ लोगों को इच्छा होगा तो पुरी जाओगे, तो जगन्नाथ जी आपको दर्शन नहीं देंगे और अब अभी से उनको आप नहीं बुलाओगे, तो मैं आपको मौका देता हूं उनको बुलाने के लिए। जय जगन्नाथ। हाँ, अभी तो बात हुई ना, और जोर से करो। जगन्नाथ जी को जो ज्यादा बुलाते हैं उसको ज्यादा प्रेम करते हैं। जय जगन्नाथ। आज की इस कला उत्सव में, छठवीं कला उत्सव में देश के सभी प्रांत तथा यूनियन टेरिटरी से आए हुए 38 कल्चरल ट्रूप के लगभग 800 प्रतिनिधि ये लघु भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना में भुवनेश्वर पहुंचा है। मैं आप सभी को भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से और मेरे निजी जिम्मेवारी के नाते मैं आपको उड़ीसा में महाप्रभु की इस धरती में, इस सांस्कृतिक धरती में स्वागत करता हूं, अभिनंदित करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। आपकी ये 3 दिन की प्रतियोगिता अत्यंत सफल होगा। मंच पे बैठे हुए भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सेक्रेटरी आदरणीय संजय कुमार जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, इस कला उत्सव के संयोजिका प्रोफेसर पवन सुधीर जी, इस कार्यक्रम का होस्ट लोकल आरआई के प्रिंसिपल प्रोफेसर पीसी अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम को 3 दिन तक मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित देश के लगभग सभी सांस्कृतिक धाराओं को प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे परम आदरणीय जूरीज, इस शिक्षायतन में पढ़ाने वाले सारे वरिष्ठ प्राध्यापकगण, प्राध्यापिकागण, यहाँ उपस्थित स्थानीय सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर आचार्य जी, पूर्व एनसीईआरटी के डायरेक्टर आदरणीय सेनापति जी, एनसीईआरटी के वरिष्ठ पूर्व अध्यापक, उड़ीसा साहित्य की एक बड़े व्यक्ति डॉक्टर बसंत पंडा जी, देश की सभी प्रांतों को प्रतिनिधित्व करने वाले प्यारे बच्चे, उनके साथ आए हुए टीचर्स और स्थानीय मीडिया के भाई और बहनों, मैं पुनः आप सभी का उड़ीसा में स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने 2015 से कला उत्सव की कल्पना हम सभी को देके, हम सब जानते हैं हमारी जो विद्यार्थी या जो शिक्षक पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं, टीचिंग लर्निंग में लगे हैं, उनकी पेडागोगी में, उनकी पढ़ाने की प्रक्रिया में उदाहरण, वर्णन और अभिव्यक्ति के रूप में कला संस्कृति ही आती है। उदाहरण कला संस्कृति का आधारित दिया जाता है। कई घटनाओं को समझाने के लिए गाने की सहारा लेना पड़ता है, कई विषयों को समझाने के लिए पिक्चर की सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हमारी देश की शिक्षा प्रणाली में कला संस्कृति का अटूट रिश्ते हैं। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, क्योंकि हमारी दुर्दैव से भारत की शिक्षा प्रणाली में
एक सीमा है। हम मानते हैं जो बच्चा किताबों में नहीं घुसता है, खेलता है या नृत्य करता है या संगीत करता है, हम मानते हैं ये तो बिगड़ गया। ये पढ़ाई नहीं करता है, गाना गाता है, ये पढ़ाई नहीं करता है, डांस करता है, ये पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ खेलता है। मित्रों, जमाना बदल रहा है। इस राज्य में बच्चे सब आए हैं। मैंने पूछा साकलानी जी को, अग्रवाल जी को कि क्या ये बच्चे कोणार्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कोणार्क जाएंगे ना आप लोग? क्यों जाना चाहोगे? कोणार्क पक्का जाना, आपकी योजना भी है। अब जानते हैं कोणार्क मंदिर का पूर्णांग कौन किया था? कोणार्क की पूर्णांग हजारों साल पहले वैज्ञानिक आधार पे लोहा, मैग्नेटिक पावर, आर्किटेक्ट, सिविल कंस्ट्रक्शन, ओशनोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे विद्या की एक नमूना है कोणार्क मंदिर। यह कोई सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं है। दुनिया में सूरज पहले आता है तो उसका पहला किरण कोणार्क में आता है। थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से उसको सोचिए। जिन्होंने उसको कल्पना किया था, कितना सटीक कल्पना किया था। वैसे कोणार्क को आप लोगों को देखने का सौभाग्य मिलेगा। और जानते हैं उस कोणार्क का फिनिशिंग टच कौन दिया? उड़िया में उसको कहा जाता है मुंडी मारना, ने कलश बिठाना ऊपर। 1200 कारीगर लगे थे। वो कारीगर कलश नहीं बिठा सकते थे, नहीं बिठा पा रहे थे। डर था राजा आएगा कल सबको हत्या करेगा। राजा ने वार्निंग दिया था, अल्टीमेटम दिया था, कल सुबह तक अगर वो मंदिर पूरा नहीं होता है तो 1200 श्रमिकों की, कारीगरों की हत्या की जाएगी। चिंता थी। एक 12 साल की लड़का, एक कारीगर की बेटा जो आप जैसे था, शायद उस समय में पढ़ाई का इस प्रकार की मौका उसको नहीं मिला होगा, लेकिन वो कितना कुशली था, कितना विद्वान था। वो चढ़ के गया, चुपचाप वो कलश बिठा के आया। उसका नाम है धर्मपद। उड़िया जीवन में, भारत की संस्कृति में धर्मपद एक बालक की सर्वोत्तम शिक्षा की विकल्प है, परिचय है, पर्यायवाची है। मित्रों, हमारी सभ्यता में ये कला, साहित्य, संस्कृति के माध्यम से हम शिक्षा को आत्मसात करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 2015 से, कोरोना के कारण 2 साल नहीं हो पाया, लेकिन फिर इस बार उसको स्थापित किया जा रहा है। जिला स्तर की स्पर्धा आपकी हुई है, राज्य स्तर की स्पर्धा आपकी हुई है। इस साल 2023 में आपकी ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। मैं आपको आज न्योता देके जा रहा हूं। साकलानी जी और पवन जी, कितने आइटम की प्रतियोगिता होगा यहाँ? 10। ये जूरी को मैं निवेदन करता हूं और एक थोड़ा काम कर दीजिए हमारी। आप तो 10 ग्रुप को निकालोगे ही। प्रधानमंत्री जी देश के विद्यार्थियों को 27 जनवरी में, यानी 26 जनवरी के दूसरे दिन परीक्षा पे चर्चा पे मिलेंगे। परीक्षा को हराने के लिए, परीक्षा की परीक्षा लेने के लिए प्रधानमंत्री जी आपकी विद्यार्थी होके, गुरु होके आपके साथ बात करेंगे। मैं आपको एक जिम्मेवारी देता हूं। उस 10 में से जो सर्वोच्च 3 टीम है आप ही तय करोगे। उसको हमें दिल्ली की न्योता देके जा रहा हूं। इन सब दिल्ली आएंगे। दिल्ली में उस राष्ट्रीय मंच में
आपकी प्रदर्शन होगा और आपको 26 जनवरी का निमंत्रण भी आपको दिया जाएगा। आप राष्ट्रीय पैरेड भी देखोगे। दिल्ली की नया रूप हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में पराजय की सारा प्रतीक को हम नया परिचय दे रहे हैं। जहां कभी विदेशी आक्रांताओं की प्रतिमूर्ति थी किंग जॉर्ज की, उस जगह पे आज इस देश की सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित हुई है। कभी विश्व युद्ध में भारत की अंग्रेज शासन में भारत की सेनाओं की सैक्रिफाइस में इंडिया गेट की स्मृति बनी थी। आज आजादी के 75 साल के बाद हम सभी का कर्तव्य बनता है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए। इसीलिए आज दिल्ली में कर्तव्य पथ निर्माण हो चुका है। नया प्रधानमंत्री म्यूजियम आ चुका है। ये सब आप दिखने के लिए मैं आपको इनविटेशन देके जा रहा हूं, निमंत्रण देके जा रहा हूं। संजय जी उसकी चिंता करेंगे। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की काम एनसीईआरटी की नेतृत्व में तेजी से लागू हो गया है। आज मेरे को बहुत प्रसन्न हुई। ये नया करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पे फाउंडेशनल कोर्स के लिए टीचर्स गाइड बुक आपने आज लोकार्पित किया। इस बीच में जिसको संजय जी उल्लेख कर रहे थे, स्टीयरिंग कमेटी ने, एनसीएफ ने, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाने वाले स्टीयरिंग कमेटी ने कैरिकुलम दे दिया है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी हमको वचन दिया है सरस्वती पूजा के दिन तक फाउंडेशन ग्रुप की यानी बाल बाटिका 1, 2, 3 स्टैंडर्ड 1, 2 कक्षा 1, 2 की 5 साल की नई टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टेक्स्ट बुक भी सरस्वती पूजा के दिन आ जाएगी। मैं अग्रिम बधाई देता हूं सकलानी जी और उनकी पूरे टीम को। आप ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ले रहे हो। ऐसे ही मैंने आपको अपेक्षा रखा है आपसे 2024 सरस्वती पूजा तक यानी आज से 1 साल के अंदर 15 साल की कैरिकुलम, सिलेबस और उसकी टेक्स्ट बुक और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, नई पाठ्य पुस्तक, 21वीं सदी लायक वैश्विक नागरिक बनाने के लिए मूल विचार वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरे परिवार है। इसी परिकल्पना के साथ भारत की नई पीढ़ी को बनाने के काम आप लोगों के नेतृत्व में शुरू हो गया है और इसकी जीता जागता प्रयोग ये कला उत्सव है। इस बीच में देश में पहली बार क्रेडिट की व्यवस्था को यूनिवर्सलाइज किया गया है। ये जो आप यहां कंपटीशन में आए हो ना, आपकी माँ पिताजी को लग रहा होगा यार स्कूल वाले आपको ले गए, 6 दिन की कोचिंग तो बंद हो गया, पढ़ाई घट गई, कैसे होगा। अब निश्चित रहिए जो राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव में आएगा, राज्य स्तर की कला उत्सव में आएगा, जिला की कला उत्सव में आएगा, उसको आने वाले दिनों में एनसीईआरटी मानक लगाएगी, कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलेगा जो उसको आगे चल के कैरियर में मदद करेगी। मैं जूरी को निवेदन करता हूं, जूरी के माध्यम से देश की कला संस्कृति से जुड़े हुए विद्वानों से करता हूं, आप सिलेबस में इसको लाइए। हमारी पढ़ाई हमारी विरासत को याद नहीं करते हुए पूर्णांग नहीं होता है। हमारी मूल्य नहीं समझाया जा सकता है। अगर मैं अभी हम सब नृत्य देख रहे थे आरआई के बच्चों के द्वारा, मैं 2-3 नृत्य को उल्लेख करता हूं, उसमें से आप सभी के राज्य में ऐसा होगा। कृष्ण की, भगवान की भक्ति के भजन के बिना, वो भजन के बिना भक्ति क्या होता है समझाया नहीं जा सकता है। बच्चा हमारे वहां कोई चित्र करेगा, माने कोई पेंटिंग करेगा, वो पेड़ की पेंटिंग करेगा।
कहीं कुत्ते का करते हैं तो हमारे वहां पेड़ की करते हैं, पेड़ की करते हैं, हम वृक्ष देवता को पूजा करते हैं। सदियों से हमारी सभ्यता ने वृक्ष को भगवान माना है, श्रद्धा माना है। क्यों? वो हमें ऑक्सीजन देता है। इसकी वैज्ञानिक कारण है। इसलिए भारत की कला संस्कृति को प्रॉपर एनईपी में सिलेबस और टेक्स्ट बुक में ले आने की काम किया जा रहा है, और मैं जूरी जैसे विद्वानों से उसे ज्यादा अपेक्षा रखता हूं। मित्रों, भाषा को महत्व दिया गया है। यह कहा गया है, एनसीएफ ने कहा है, प्रारंभिक 5 साल की पढ़ाई को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने के लिए। मित्रों, जो कोणार्क मंदिर आप देखोगे, उस कोणार्क मंदिर को बनाने वाले कोई लोग आईआईटी के विद्यार्थी नहीं थे। उनको इंग्लिश नहीं आता होगा, लेकिन उन्होंने बनाया, रिसर्च किया होगा, विज्ञान को जोड़ा होगा। सूरज की पहला किरण यहां आया होगा, कुछ तो कैलकुलेशन मैट्रिक्स लगाया होगा ना। इसलिए मौलिक चिंता के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बाहर की भाषा को बोझिला तरीके से पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। बच्चा जिस भाषा में पहला शब्द सुनता है, पहला शब्द बोलता है, उसी में अगर प्रारंभिक कालों में, प्रारंभिक, ये तो आप लोगों ने हमको बताया, आयु 8 के अंदर बच्चे की 85% मेंटल ग्रोथ हो जाता है। उस आयु में अगर वो मातृभाषा में विषयों को समझता है, आत्मसात करता है, पढ़ता है, लिखता है, तब वो वैज्ञानिक होता है, तब वो विशिष्ट साहित्यकार होता है, तब वो विशिष्ट गणितज्ञ होता है। इस बार एनईपी ने उस पर महत्व दिया है। जनजाति की भाषा को महत्व दिया है, स्थानीय भाषा को महत्व दिया है। इसमें कला संस्कृति सेतु के रूप में बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। इसको कैसे व्यवहारिक तरीके से लाएंगे, ये कला उत्सव, उसकी एक प्रयोगशाला है, उसकी रास्ता समझने के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मित्रों, आज देश में एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हो रहा है, उसकी लोगो भी लगाया गया है G20। G20 में प्रधानमंत्री जी ने विश्व को वार्ता दिया है, हम पूरा विश्व की सभी मनुष्य, सभी जीव जगत एक ही है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है, ये सिर्फ अमेरिका को प्रभावित नहीं करता है, यूरोप को प्रभावित नहीं करता है, भारत को भी प्रभावित करता है। इसलिए पर्यावरण को संभलना है, ये तो यूनिवर्सल विषय है। पानी को संभलना है, ये तो यूनिवर्सल विषय है। ये कहा जाता है 3rd वर्ल्ड वॉर वाटर के लिए होगा, तो पानी को संभालना पड़ेगा। ऊर्जा के लिए होगा, संभालना पड़ेगा। इसीलिए अगर विश्व के नागरिकों के अंदर वैश्विक भाव नहीं आएगा, यानी मैं बड़ा हूं ऐसा नहीं वैश्विक भाव। यहां जिस आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अंग्रेज आए थे, हमको 250-300 साल हमारे ऊपर हुकूमत किए, इस आधार पे कि तुम लोगों की रंग काला है, तुम्हारी कम बुद्धि है, हम तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, यही कहकर तो रेसिज्म लाए थे। लेकिन भारत के लोग विश्व के बारे में सोचने वाले लोग हैं, प्रजातांत्रिक लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप ऐसे एक जगह पे बैठे हो, हजारों साल पहले इसी भूमि में कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। उस समय में इस भूखंड में, कलिंग में कोई राजा नहीं थे। यहां मगध की सम्राट अशोक आक्रमण करने के लिए आए थे। उस समय में यहां की प्रजा गणतंत्र में विश्वास रख के, प्रजातंत्र में विश्वास रख के, एक गणराज्य के नाते उनके साथ लड़ा था। यानी हमारी देश में हजारों साल पहले डेमोक्रेसी है। देश में आज G20 हो रहा है। G20 हमें अवसर दे रहा है विश्व को दिखाने के लिए भारत की मूलभूत विचारों को,
मैं कला उत्सव के माध्यम से पूरा देश की स्कूली व्यवस्था को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, शिक्षकों को निवेदन करना चाहता हूं। यह मौका है, यही मौका है भारत की विरासत को विश्व के सामने रखने के लिए। आप लोग उस काम पे नेतृत्व कर रहे हो। ये कला उत्सव उस दिशा में एक बहुत बड़ी कदम होगी, वैश्विक नागरिक बनाने के लिए, 21वीं सदी की समस्या को समाधान करने के लिए। मित्रों, मैं इस कार्यक्रम को शुभेच्छा देते हुए प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत, कितना आनंद लगता है अगर हम एक लद्दाख से आए हुए व्यक्ति को यहां दिखते हैं तो हमें कितना उत्साह आता है। अगर हम मध्य प्रदेश की एक सुदूर गांव से एक जनजाति लड़के को हम भुवनेश्वर में दिखते हैं तो, बॉम्बे दिल्ली की शहरी लड़के जब देश के किसी कोने की ग्रामीण विद्यार्थी को मिलते हैं एक नया अनुभव होता है। इसी में हमारी श्रेष्ठता है। यह उत्सव 3 दिन तक अत्यंत सफल होगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। भारत की ताकत बढ़ेगी, भारत की ऐक्य बढ़ेगी, भारत की मान मर्यादा बढ़ेगी। भारत विश्व गुरु की दिशा में एक बहुत बड़ी कदम 21वीं सदी में लगाएगी। ज्ञान आधारित ये अर्थनीति होगा। ये कला उत्सव उसी दिशा में एक बड़ा मील के पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय।